हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हमारा आज का डिस्कशन मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है। अगर आप इस सीरीज से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है, जहां हमने बताया है कि अभी तक जो हमारे 4 इयर्स के पेपर हुए 2021, 22, 23 में 2 बार पेपर हुआ था एंड 2024, इन चारों साल में जो पेपर हुआ है किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, हम वो एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2021, 22, 23 एंड 24 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर्स भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है। आज उसी पैटर्न पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि 2021 में मैक्रो इकोनॉमिक्स से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, क्योंकि आप लोग को ये जानना होता है कि आउट ऑफ 75 कितने क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कवर किए गए थे। एंड एट द एंड जब हम लोग 24 सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे ना, तब आप लोग को पता चलेगा कि सारे 24 सब्जेक्ट्स इक्वली रेलेवेंट है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट मैक्सिमम ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी कवरेज एग्जाम में होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में लाइक 2021-22 में क्या होता था, कुछ सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछते थे, बट आज की डेट में हर एक सब्जेक्ट इक्वली रेलेवेंट है। एक या दो क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आता ही आता है। तो चलो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसकी डिटेल आप लोगों को अभी हम प्रोवाइड करेंगे। एंड सिंपली ना आपको हमारे ऐप से क्लासेस परचेज करनी है। ऐप से कैसे क्लासेस परचेज करनी है, कैसे हमारा ऐप डाउनलोड करना है, ये भी हम आज शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लेना, सो दैट आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि कैसे हमारा ऐप डाउनलोड करना है एंड कैसे क्लासेस परचेज करनी है। यहाँ देखो, हमने ये चीज़ मेंशन की है कि नवंबर बैच है। बेसिकली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमने एक बैच स्टार्ट कर दिया है, और ये हमारा नवंबर बैच है, जिसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्लस स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं 7000 में। अगर आप पूरा कॉम्बो लोगे ना तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल लेक्चर्स क्लासेस मिलेंगी, डिटेल में स्टडी मटेरियल मिलेगी एंड टेस्ट सीरीज हर तरह का होगा, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एंड ओवरऑल। ठीक है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ टेस्ट चाहिए या फिर सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए या क्लासेस चाहिए, तो उनके लिए भी हमने अलग अलग ऑप्शन रखा है। कोर्स ड्यूरेशन वैसे तो 11 मंथ्स है, बट सिंपली आप लोगों को जब तक एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। यहाँ देखो, हमारे ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है एंड वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। क्लियर? ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस वहाँ मिल जाएंगे, जिसमें एक नवंबर बैच भी होगा। जैसे आप उसको क्लिक करोगे ना, आपके पास एनरोलमेंट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली वहाँ से पेमेंट करके आपको एनरोलमेंट कर लेनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप चलो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप 2021 में देखो, जो ओवरऑल क्वेश्चंस आए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, 3 क्वेश्चंस आए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक, Care and Keynes consumption theory, the chief factor that determines consumption expenditure is पर्सनल इनकम, रिलेटिव इनकम, परमानेंट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका कंजम्पशन किस पे बेस्ड होगा, इस पे ना कि आपने कितना खर्चा किया है ना। आपका कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगा, आपके खर्चे पे। और जनरली हम लोग जब भी कीन्स कंजम्पशन की बात करते हैं तो हम लोग 3 चीज़ें सुनते हैं, कंजम्पशन, सेविंग एंड इनकम। तो ये कौन सी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, कि हमने कितना खर्चा किया। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, LM कर्व रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो अगर हम लोग LM कर्व की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी मनी कर्व, तो अगर LM कर्व की बात करें तो ये बेसिकली क्या है बेटा, ये ना एक तरह का ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का। किसका? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का, जो ये शो करता है कि मार्केट में जो मनी की डिमांड है और मनी की सप्लाई है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर? जहां हम ये बात करते हैं कि मनी की डिमांड एंड मनी की सप्लाई क्या होगी बेटा, इक्वल हो। एंड अगर ISLM कर्व की बात करें तो ये भी हमने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो LM का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विडिटी मनी, ये याद रखना।
एंड ये याद रखना कि अगर हम लोग LM कर्व की बात करें तो ये एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि शो करता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को। एंड इस लेवल पे बेसिकली क्या होता है ना बेटा कि जो हमारा डिमांड फॉर मनी है एंड सप्लाई फॉर मनी है वो इक्वल होता है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट बताएं कि LM कर्व बेसिकली ना किसका कॉम्बो है। यहाँ पे ये पूछा है कि किसका कॉम्बो है, ये इंटरेस्ट रेट एंड इनकम का कॉम्बो है। ठीक है, ऐसा इंटरेस्ट एंड इनकम जहाँ पे हमारी मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड इक्वल आएगी। तो ऑप्शन लिखा है प्राइस एंड आउटपुट, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट। एज पर गिवन ऑप्शन ये किसका कॉम्बो होगा, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर? एंड इसमें हम दो चीज हमेशा कंसिडर करते हैं, एक इंटरेस्ट रेट और एक इनकम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कीन्स व्हाट कॉजेस चेंजेस इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर। देखो, अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उनकी जो बिजनेस साइकिल होती है ना उसमें जो भी चेंजेस आता है या जो भी वेरिएशंस होता है उसका बेसिकली रीज़न क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही होता है ना भाई, कितना इंटरेस्ट, आप जैसे मान लो मार्केट में वो लोन लेने गए तो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट है, इसी से डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा कि एंटरप्रेन्योर कितना पैसा मार्केट से उठा करके इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। क्लियर? तो उसका रीज़न हमेशा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्चुएशन इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू कीन्स दो चीज़ें हमें देखनी होती है, MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 2022 में देखो 1 2 3 अगेन 3 क्वेश्चन थे 2022 में भी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एग्रीगेट एंड फॉर्मूला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर हम लोग पर्सनल इनकम की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। यही करते हैं ना, प्राइवेट इनकम में से जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो माइनस करते हैं और टैक्स माइनस करते हैं तो पर्सनल इनकम आ जाता है। अगर डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। जो हमारी पर्सनल इनकम है अगर हम उसमें से टैक्स माइनस कर दें तो ये जो हमारे पास आएगा बैलेंस, ये क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो जाएगा NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। एंड NNP का फॉर्मूला क्या है, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा C। अच्छा, यहाँ ना एक क्वेश्चन स्किप हो गया, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी आउट ऑफ द फॉलोइंग। प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी का है, ना कि फिस्कल पॉलिसी का। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट हमारे पास दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कह सकते हैं कि दो स्टेटमेंट, एक असर्शन है और एक रीजन है। देखो लिखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी इज कंसिडर्ड सिनोनिम्स विद ग्रोथ। यस, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगी उतना ही तो हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। तो असर्शन तो करेक्ट है। द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री में भी कैपिटल और लेबर और बोथ। यस, अगर हम रिसोर्सेज ट्रांसफर की बात करें, क्योंकि हमें पता है कैपिटल इंटेंसिव भी होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स भी होती है। तो जब हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री पे तो हम कैपिटल मोड में भी हो सकते हैं, लेबर मोड में भी हो सकते हैं, दोनों मोड में भी हो सकते हैं। तो रीज़न भी करेक्ट है, बट क्या रीज़न असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री पे, तो किस मोड में हम शिफ्ट हो सकते हैं। और ऊपर कह रहा है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ग्रोथ होगा। तो नो डाउट असर्शन रीज़न सही है, बट क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें? नहीं। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा B। अब देखो 2023 की बात करें तो हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन था, बट ये 8 क्वेश्चन है 2 पेपर मिला करके, क्योंकि हम तुम लोग को बता दें कि 2023 में ना 2 पेपर हुए थे। एक हुआ था 5 जून को और एक कुछ स्टूडेंट्स का रह गया था पेपर, तो 30 जून को पेपर कंडक्ट हुआ था। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो सबको पता है कि ये बेसिकली क्या होता है, GDP। ये शो करता है जो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं इकोनॉमी में ड्यूरिंग द ईयर, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा A, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी प्लस इनकम अर्न लोकली बाय द फॉरेनर्स माइनस इनकम अर्न अब्रॉड बाय द नेशनल। नेक्स्ट, अगेन दो स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है द रिच्ड लाइन डिफाइन द प्रोडक्शन प्लान इन विच सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू इनपुट्स इज टेक्निकली फिजिबल विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। सबसे पहले देखो ये आइसोक्वांट की डेफिनेशन है। आइसोक्वांट ये बोलता है कि आइसोक्वांट बेसिकली क्या चीज़ है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
जिसमें हम एक ऐसा कर्व बनाते हैं जो कि ये शो करता है ना कि अलग अलग क्या कॉम्बिनेशंस होंगे इनपुट्स के दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब इनपुट का ऐसा कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं जिससे गिवन लेवल ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पाए। क्लियर? तो कह रहा है द रिज्ड लाइन डिफाइन द प्रोडक्शन प्लान इन विच सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू इनपुट्स इज टेक्निकली फिजिबल विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। तो अभी तुम ये बता रहे कि आइसो पॉइंट का मतलब ही यही होता है कि इनपुट के अलग अलग कॉम्बिनेशन जिससे आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट बना सको। जैसे अगर आपको 100 यूनिट्स बनाना है तो हम ये देखेंगे कि ए और बी का क्या कॉम्बिनेशन रखें, 60-40 से भी बन जाएगा और 50-50 से भी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारा आउटपुट अफेक्ट हुआ? नहीं। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लोकेटिंग द पॉइंट ऑन द वेरियस आइसोपॉइंट एट विच MRTS इज इक्वल टू 0। अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 0 है तो उसके थ्रू हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या हमारा कॉम्बो बनेगा। यस, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, when prices continue to rise in spite of price control but at less than potential rate, it is called। कह रहा है कि भले प्राइस कंट्रोल हो रहा है बट प्राइस राइज ही हो रही है, ठीक है, बट एट लेस देन पोटेंशियल रेट, बट जिस रेट से होनी चाहिए उस रेट से नहीं हो रही, कम रेट से हो रही है, तो इसको हम कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है बट ये सप्रेस्ड, दबा हुआ इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट, the inflation occurs when the aggregate demand increase at a much higher rate than the aggregate supply। और ये किसकी डेफिनेशन है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है और हमने बताए भी हुए हैं। सिलेबस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं भी हैं, बट अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे तो जो डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन दिए हैं, ISLM कर्व दिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, the LM curve is a locus of points showing equilibrium points of the money market at different level of interest, supply of money, income, consumption, demand for money। अब देखो हमने बताया कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं, इनकम कंसिडर करते हैं, इन डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं, कंजम्पशन की बात नहीं करते, सप्लाई ऑफ मनी की बात नहीं करते। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा A, C एंड E ओनली। नेक्स्ट, the isoquant which assumes a strict complementarity of the factors of production is बेसिकली हम लोग किस तरह के आइसोक्वेंट की बात करें? इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट, और जहाँ पे हम इनपुट आउटपुट के रिलेशन की बात कर रहे हैं तो सिंपली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि कई तरह के आइसोक्वेंट होते हैं बट बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट। नेक्स्ट, अब आपको बताना है ना कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। As per absolute income theory of consumption, the current consumption expenditure depends upon the current and absolute level of income. Yes. The relative income theory of consumption states the proportion of income consumed by a household depends on the level of its income in relation to the household with which it identifies itself. Yes, ये भी statement correct है। According to permanent income hypothesis, it is a current income which determines the level of current consumption expenditure। अब यहाँ देखो कह रहा है कि जो करंट इनकम है वो डिटरमाइन करता है करंट कंजम्पशन को, नहीं, जो भी देखो सिंपल सी बात है। अब देखो जो भी कंजम्पशन है तो बेसिकली उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस है ना उसको हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किस पे डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन की, कि इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन कैसा है, वो कितना कंज्यूम करेगा, है ना, ये डिफर करता है। तो ये कभी भी आप करंट इनकम के बेसिस पे एनालिसिस नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। The life cycle theory of consumption was given by Ando and Modigliani. Yes, the life cycle hypothesis postulates that individual consumption in any time period depends upon resources available to individual. Yes, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस देखोगे ना तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं एक्सेप्ट सी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर होगा A, B, D and E only. Next, the real factors that leads to demand pull inflation causes IS curve to shift downward, IS curve to shift upward। अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है मार्केट में तो जो हमारा IS कर्व है वो हमेशा किधर शिफ्ट होगा बेटा? अपवर्ड में। और IS का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट सेविंग। अब 2024 में भी 4 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये समझ जाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स से लगातार 3 या 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ GDP among various types of spending, GDP is divided into which of the following components? देख लेते हैं। कंजम्पशन में तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि कितना आपने कंज्यूम किया, कितना आपने इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट परचेजेस एंड नेट एक्सपोर्ट को भी हम कंसिडर करते हैं, बट क्या गवर्नमेंट के कंजम्पशन को कंसिडर करते हैं? नहीं। नेट इम्पोर्ट को नहीं। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या है? A, B एंड C ओनली।
नेक्स्ट, किन्सियन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज टर्म्ड एज, इनकम एंड कंजम्पशन का जो रिलेशन है उसको हम लोग कंजम्पशन फंक्शन का कहते हैं, और एक होता है इनकम एंड सेविंग, तो वो बेसिकली होता है सेविंग फंक्शन। आप देखो यहाँ पे हमें मैच करना है, और ना यहाँ बेसिकली आप लोगों को ISLM के बारे में पता होना चाहिए। अगर ISLM का आपको डेफिनेशन पता है तो बहुत आराम से आप लोग इसको कवर कर लोगे। बस इतना याद रखना कि अगर हम लोग LM कर्व की बात करते हैं तो ये मनी मार्केट को शो करता है, एंड अगर हम लोग IS की बात कर रहे हैं तो IS हमारा किसको शो करता है बेटा, गुड्स के मार्केट को। क्लियर? तो लिखा है ISLM मॉडल shows the point that satisfy equilibrium in the good market, combines Keynesian cross and the elements of the theory of liquidity preference, shows the points that satisfy equilibrium in the money market, shows the interest rate and income that satisfy equilibrium in both market for a given price level। देखो अगर हम IS कर्व की बात करें तो ये तो गुड मार्केट का इक्विलिब्रियम शो करेगा, ठीक है, और LM कर्व किसको शो करेगा, मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को। तो ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि B का करेक्ट आंसर होगा 1 एंड D का करेक्ट आंसर होगा 3। बाकी अगर हम लोग ISLM मॉडल की बात करें तो ये हमेशा क्या शो करता है बेटा, थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो A का हो गया हमारा 2। एंड इंटरसेक्शन जहाँ ये मीट कर रहा है ISLM, ये किसको शो कर रहा है, shows the interest rate and income that satisfy equilibrium in both market for a given price level। नो डाउट अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन किसको शो करेगा कि मनी मार्केट में एज वेल एज गुड मार्केट में दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम आए। तो डी का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से चूज करोगे ना ऑप्शन तो तुम लोग को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सॉरी, सी का आंसर होगा 4। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इट इज सेड टू बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब कहा जाता है, जब लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइन होगा एज आउटपुट इंक्रीजेस, जब लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट राइज होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट में कोई भी वेरिएशन ना हो, लॉन्ग रन फिक्स कॉस्ट स्टे कांस्टेंट एज आउटपुट इंक्रीजेस। नो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होगा ना बेटा जब हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट घटे और आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है, तब हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो एक क्लास अपलोड की जहाँ पे ISLM कर्व के बारे में बताया, इन्फ्लेशन के बारे में बताया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हमने सारे टॉपिक्स डिटेल में बताए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। यहाँ हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का बाइफर्केशन भी बता दिया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो कि है इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इससे ना आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप स्किप कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आप इस सीरीज़ से कम्प्लीटली जुड़ पाओ। जैसे ही हम सीरीज़ की कोई भी क्लास अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप लोग हमने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, आप लोग उस पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।